चलो हम टॉपिक क्या पढ़ रहे हैं बेटा? वैल्यूएशन ऑफ ड्यूटी, वैल्यूएशन ऑफ ड्यूटी, सेक्शन 20 से 28, मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम। ठीक है, इसमें से जो एक सेक्शन है सेक्शन नंबर 24, वो तो बहुत ही ज्यादा एग्जाम में बार बार पूछता है। ठीक है, हम 20 से 28 में वैल्यूएशन सीखेंगे। क्यों सीखेंगे ऐसा? क्योंकि अपन ने स्टैम्प एक्ट में अभी तक जो भी पढ़ा उसमें क्या सीखा कि स्टैम्प कौन से इंस्ट्रूमेंट के ऊपर लगेगा, क्या रेट होगा, तो हमने उसके लिए शेड्यूल 1 पढ़ लिया। लेकिन माइंड में बार बार सवाल क्या आ रहे हैं कि सर कौन से अमाउंट के ऊपर लगेगा, कौन से अमाउंट के ऊपर स्टैम्प ड्यूटी लगेगा। तो अब हम 20 से 28 में सिर्फ क्या सीखने वाले हैं, कौन से अमाउंट के ऊपर आपको स्टैम्प ड्यूटी लगाना है। ठीक है, चलिए सबसे पहला सेक्शन हम पढ़ रहे हैं सेक्शन नंबर 20। सबसे पहला सेक्शन हम क्या पढ़ रहे हैं बेटा? सेक्शन नंबर 20। ध्यान से देखो, सेक्शन नंबर 20 के हेडिंग में क्या लिखा हुआ है? वैल्यू इफ द अमाउंट, हेडिंग क्या लिखा हुआ है बेटा? वैल्यू इफ द अमाउंट एक्सप्रेस्ड इन फॉरेन करेंसी, वैल्यू विद अमाउंट एक्सप्रेस इन फॉरेन करेंसी। अगर आपका कोई अमाउंट ऐसा है जो फॉरेन करेंसी में एक्सप्रेस है, इसका मतलब क्या है कि मेरी प्रॉपर्टी कहां सिचुएटेड होगी? आउटसाइड इंडिया, करेक्ट है। और हमने इंस्ट्रूमेंट कहां एग्जीक्यूट किया? इंडिया में। तो अगर बोल रहा है कि अगर आपने कोई इंस्ट्रूमेंट ऐसा बनाया जिसमें तुम्हारा क्या इन्वॉल्व है? डॉलर इन्वॉल्व है, जिसमें तुम्हारा क्या इन्वॉल्व है? डॉलर। तो लॉ मेकर क्या बोलते हैं कि आपको उसका एड वोलेरम ड्यूटी निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा? एड वोलेरम ड्यूटी। एड वोलेरम ऐसा देखो, एड वोलेरम ड्यूटी आपको निकालना है, करेक्ट है। एड वोलेरम का मतलब होता है बेटा मार्केट वैल्यू, मार्केट वैल्यू। तो आपको करना क्या है कि सर जो आपने इंस्ट्रूमेंट एग्जीक्यूट किया है, जिस दिन द डे ऑन विच इंस्ट्रूमेंट इज एग्जीक्यूटेड, द डे ऑन विच इंस्ट्रूमेंट इज एग्जीक्यूटेड, उस दिन की क्या लेनी है आपको? फेयर मार्केट वैल्यू, फेयर मार्केट वैल्यू। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ए और बी के बीच में बेटा एक ट्रांजैक्शन हुआ, ध्यान से देखना। इन दोनों के बीच में एग्रीमेंट बना 17 दिसंबर 2021 को, करेक्ट है। एग्रीमेंट एग्जीक्यूट हो रहा है 19 दिसंबर 2021 को। तो आपको वैल्यू कौन से दिन की देखनी है? जिस दिन एग्जीक्यूशन हो रहा है। ऐसा क्यों बोल रहा हूं मैं? क्योंकि सेक्शन नंबर 17 क्या बोल रहा था? जिस दिन इंस्ट्रूमेंट एग्जीक्यूट कर रहे हो उस दिन का स्टैम्प ड्यूटी है ना, उसी दिन या उससे पहले। तो एज पर सेक्शन नंबर 17 अपन को इसी दिन स्टैम्प ड्यूटी भरना है। तो वैल्यू भी किस दिन का लेंगे? इस दिन का। तो आपको सिंपल करना कैसे, कैसे निकालोगे मार्केट वैल्यू? आप कैसे निकालोगे? तो आप क्या करोगे, सबसे पहले जो आपका डॉलर है उसको आप कन्वर्ट कर दोगे किससे? इंडियन रुपीज से। तो जो भी आपका डॉलर है, ठीक है, उसको आप किससे कन्वर्ट कर दोगे? इंडियन करेंसी से। ठीक है, अब ये डॉलर किस दिन का लोगे, किस दिन का रेट लोगे? जिस दिन इंस्ट्रूमेंट एग्जीक्यूट कर रहे हो, मतलब 19 दिसंबर का, उस दिन का हम डॉलर का रेट ले लेंगे। और जितने हमारा प्राइस हुआ है, जितने भी प्रॉपर्टी का डन हुआ है, मान लो 10,000 डॉलर में हुआ है, मल्टीप्लाइड बाय 19 तारीख का, एग्जाम्पल दे रहा हूं बेटा, 19 का डॉलर का रेट है 60, तो कितने की प्रॉपर्टी हो गई? 6 लाख की। ये 6 लाख तुम्हारा इंडियन करेंसी में आ गया। इसको मल्टीप्लाई किससे कर दोगे? रेट ऑफ ड्यूटी। कहां से निकालोगे रेट ऑफ ड्यूटी? शेड्यूल 1 से। तो यहां पे रेट ऑफ ड्यूटी से मल्टीप्लाई कर देना। कहां से निकालेंगे हम? शेड्यूल 1 से। मान लेते हैं शेड्यूल 1 में इस इंस्ट्रूमेंट के लिए रेट ऑफ ड्यूटी है 3%, तो मेरा स्टैम्प ड्यूटी कितना आ जाएगा? 6 लाख का 3%, यानी 18,000 इज माई स्टैम्प ड्यूटी। आया समझ में? वेरी सिंपल। तो सेक्शन नंबर 20 में सिंपल क्या याद रखना है कि अगर तुम्हारा कोई अमाउंट फॉरेन करेंसी में है तो स्टेप नंबर 1, कन्वर्ट दैट अमाउंट इनटू इंडियन करेंसी, करेक्ट है। स्टेप नंबर 2,
जो इंडियन करेंसी में आपका अमाउंट आया उसको मल्टीप्लाई कर दो रेट ऑफ ड्यूटी से। रेट ऑफ ड्यूटी कहां से लेना है? शेड्यूल 1 से। अब जो आपका अमाउंट निकल के आएगा दैट विल बी योर स्टैंप ड्यूटी। अच्छा, ये एक्सचेंज रेट कब का लोगे? जिस दिन इंस्ट्रूमेंट को एग्जीक्यूट किया गया उसी दिन का एक्सचेंज रेट लेना है। याद रहेगा सेक्शन नंबर 20? क्लियर हो गया? पक्का? किसी को कोई डाउट है तो पूछो। सेक्शन 20 क्लियर? चलिए, तो सेक्शन 20 में सिंपल याद कर रखना, लास्ट टाइम बोल रहा हूं आपको। स्टेप 1 डॉलर को कन्वर्ट करो इंडियन करेंसी में। स्टेप 2 जो भी कन्वर्जन अमाउंट आया उसको मल्टीप्लाई कर दीजिए रेट ऑफ ड्यूटी से। क्या निकल के आ जाएगा आपका? ड्यूटी अमाउंट। ऐसा सिचुएशन तब लगाना है जब आपने कोई भी इंस्ट्रूमेंट कौन से करेंसी में ड्राफ्ट किया है? फॉरेन करेंसी में। फॉरेन करेंसी में, और उस इंस्ट्रूमेंट की ड्यूटी कौन से बेसिस पे लगेगी? मार्केट वैल्यू। तो हम ये वाला फॉर्मूला लगा देंगे। कोई डाउट? कंसेप्ट याद रहेगा? चलिए, अब आते हैं सेक्शन नंबर 21 के ऊपर। ध्यान से, सेक्शन नंबर 21। अब देखो आपके नोट्स में हेडिंग क्या लिखा हुआ है? सेक्शन नंबर 21 जो है वो किसको डील करता है बेटा? वैल्यूएशन ऑफ मार्केटेबल सिक्योरिटीज। हम किसका सीख रहे हैं बेटा? वैल्यूएशन ऑफ मार्केटेबल सिक्योरिटीज। तो देखो, वैल्यूएशन ऑफ मार्केटेबल सिक्योरिटीज, हम सिक्योरिटीज का क्या करने वाले हैं? वैल्यूएशन करने वाले हैं। सिक्योरिटीज में क्या क्या आ सकता है? शेयर्स, बॉन्ड्स, डिबेंचर। ये सब किसकी डेफिनेशन में आता है बेटा? सिक्योरिटी के डेफिनेशन में। तो अगर आप, अब मुझे बताओ, क्या शेयर्स के ऊपर स्टैंप ड्यूटी जाएगा? यस। बॉन्ड्स के ऊपर जाएगा? यस, क्योंकि वो सबके लिए क्या एग्जीक्यूट करना पड़ेगा? इंस्ट्रूमेंट। तो सर इसकी वैल्यू कैसे निकालें? ठीक है, अब सुनो, अगर मैं सिक्योरिटी की बात करूं तो ये सिक्योरिटी बेटा दो टाइप के होते हैं। एक होते हैं लिस्टेड सिक्योरिटी, एक होता है अनलिस्टेड सिक्योरिटी। तो अगर लिस्टेड सिक्योरिटी है तो बेटा टेंशन नहीं है, इसका प्राइस निकालना इजी होगा। क्योंकि लिस्टेड कहां होगी बेटा? स्टॉक एक्सचेंज पे। स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्टेड होगी, करेक्ट है। अब जब स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड होगी तो अपन को डे बाय डे का प्राइस तो पता चलेगा। तो जो भी हमारा स्टॉक का प्राइस होगा उस दिन का, जिस दिन हम कब का EXECUT एग्जीक्यूशन, जिस दिन हम इंस्ट्रूमेंट एग्जीक्यूट कर रहे हैं उस दिन का जो भी प्राइस होगा स्टॉक मार्केट का, उसके ऊपर हम क्या दे देंगे? स्टैंप ड्यूटी। ठीक है, सिंपल। कैसे मल्टीप्लाई करेंगे? नंबर ऑफ शेयर्स मल्टीप्लाइड बाय प्राइस, नंबर ऑफ शेयर्स मल्टीप्लाइड बाय प्राइस, और जो अमाउंट आएगा उसके ऊपर क्या दे देंगे? स्टैंप ड्यूटी दे देंगे। करेक्ट है। लेकिन बेटा एक बात मुझे बता, अनलिस्टेड सिक्योरिटी में मेरे साथ प्रॉब्लम है या नहीं है? क्यों प्रॉब्लम है? क्योंकि अनलिस्टेड सिक्योरिटी का मुझे क्या नहीं पता? अनलिस्टेड सिक्योरिटी का मुझे क्या नहीं पता? प्राइस नहीं पता। तो लॉ मेकर क्या बोलता है? अनलिस्टेड सिक्योरिटी में क्या लेना है तुझे? एवरेज प्राइस लेना है। क्या लेना है? एवरेज प्राइस लेना है। अब बता दो बेटा एवरेज प्राइस कैसे निकालेंगे? तो देखेंगे जिस दिन हम डॉक्यूमेंट एग्जीक्यूट कर रहे हैं उससे पहले कितने ट्रांजैक्शंस हुए हैं। ठीक है, इंडिविजुअल ट्रांजैक्शन देखेंगे। मान लो 1000 शेयर्स 100 के भाव में बिका, फिर 2000 शेयर्स 200 के भाव में बिका, फिर 3000 शेयर्स 100 के भाव में बिका, 4000 शेयर्स 300 के भाव में बिका। ठीक है, तो पहले इसका प्राइस निकाल लो। ये कितना हो गया बेटा? 1 लाख। और ये कितना हो गया? 4 लाख। ये कितना हो गया? 3 लाख। और ये कितना हुआ? 12 लाख। आ गया। टोटल प्राइस कितना हो गया? 20 लाख ना? 20 लाख। करेक्ट है। नंबर ऑफ सिक्योरिटी कितने? 10,000। 10,000। तो मुझे बताओ 20 लाख अमाउंट, 10,000 का नंबर ऑफ शेयर्स, तो प्राइस कितना आ जाएगा? 200। तो मेरा एवरेज प्राइस क्या आ गया? समझा बेटा एवरेज प्राइस कैसे निकालते हैं?
तो अगर तुम्हारा अनलिस्टेड सिक्योरिटी है तो कौन सा प्राइस लोगे? एवरेज प्राइस। और अगर लिस्टेड सिक्योरिटी है तो जो भी वैल्यू होगा उस शेयर्स का वो लेंगे। कौन से दिन का बेटा? एग्जीक्यूशन के दिन का। और एवरेज प्राइस कैसे निकालेंगे? सिंपल, नंबर ऑफ शेयर्स मल्टीप्लाइड बाय प्राइस। नंबर ऑफ शेयर्स मल्टीप्लाइड बाय प्राइस। आ रही है बातें समझ में? नहीं? पक्का सिंपल कैलकुलेशन है सेक्शन नंबर 21। तो सेक्शन नंबर 21 क्या बोलता है कि अगर तुम किसकी वैल्यूएशन कर रहे हो? सिक्योरिटीज का वैल्यूएशन कर रहे हो, तो पहले पता करो लिस्टेड है या अनलिस्टेड है। अगर लिस्टेड है तो अपन को इतना दिक्कत नहीं है, स्टॉक एक्सचेंज का जो प्राइस होगा, स्टॉक मार्केट का जो प्राइस होगा, उसके ऊपर हम क्या निकाल देंगे? स्टैम्प ड्यूटी निकाल देंगे। दिक्कत कहां पे आएगी? अनलिस्टेड सिक्योरिटी में। तो अनलिस्टेड सिक्योरिटी में कौन सा प्राइस लेना है बेटा? एवरेज प्राइस लेना है। वेरी इजी। दो सेक्शन समझ में आ गया। सेक्शन 20 क्या था? फॉरेन एक्सचेंज वाला एड वोलेडम। सेक्शन 21 क्या है? मार्केटेबल सिक्योरिटीज। कोई डाउट यहां तक? पक्का। अब आते हैं बेटा सेक्शन नंबर 22 के ऊपर। सेक्शन नंबर 22। सेक्शन 22 क्या बोल रहा है? ध्यान से, ये बहुत ही छोटा सा है बेटा। सेक्शन 22 क्या बोल रहा है कि अगर आपने सिक्योरिटीज की वैल्यूएशन एज पर सेक्शन नंबर 21 किया है, अगर आपने सिक्योरिटी की वैल्यूएशन एज पर सेक्शन नंबर 21 किया है, ठीक है, और किसी ने भी कोई ऑब्जेक्शन रेज नहीं किया, मतलब एवरीथिंग इज गुड, तो आपका वैल्यूएशन करेक्ट माना जाएगा। लेकिन आपने सिक्योरिटी का वैल्यूएशन जो सेक्शन नंबर 21 में किया, उस पे किसी ने ऑब्जेक्शन रेज कर दिया, तो अब बेटा उसका अलग से फिर वैल्यूएशन निकाला जाएगा। जब तक कोई कॉन्ट्रेरी प्रूव नहीं होता तब तक के लिए हम ये मान लेंगे कि 21 में जो भी आपने ये प्राइस निकाला दैट इज वेल एंड गुड, कोई उसमें प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर कोई कॉन्ट्रेरी प्रूव हो गया तो क्या होगा? वैल्यूएशन डन बाय डिपार्टमेंट, कलेक्टर वैल्यूएशन करके बताएगा कि बेटा तुमसे ये मिस्टेक हुई है। लेकिन कोई कॉन्ट्रेरी प्रूव नहीं हुआ तो तब तक मैं क्या हूं? एवरीथिंग इज गुड। आई बातें समझ में? तो सेक्शन 22 इज वेरी सिंपल। ये क्या बोल रहा है? 21 के अकॉर्डिंग अगर तुमने वैल्यूएशन निकाला और किसी ने कोई सवाल खड़े नहीं किए तो मान लो कि वैल्यूएशन परफेक्टली वैलिड है, और अगर किसी ने सवाल खड़े कर दिए तो हम उसका क्या करेंगे? अगेन वैल्यूएशन करेंगे। सिंपल। समझा सेक्शन नंबर 22 या नहीं? रोशनी समझा? मैं ये बोल रहा हूं, आपने किसी शेयर्स की वैल्यूएशन की, शेयर्स का वैल्यूएशन करने के लिए मेन सेक्शन क्या है? 21। तूने 21 में जो लॉ समझाया गया था वैसे आपने वैल्यूएशन कर दी, करेक्ट है। किसी ने 22 में आपके अगेंस्ट केस फाइल कर दिया कि सर सुनो ना, इसने वैल्यूएशन 21 का वॉयलेशन किया है। अब डिपार्टमेंट इंक्वायरी करेगा, कलेक्टर। अगर इंक्वायरी में पकड़ा गया कि यस 21 का तुमने वॉयलेशन किया है तो 22 में फ्रेश वैल्यूएशन होगा, और ये कौन करेगा? इस टाइम कलेक्टर। लेकिन अगर 22 में कोई डाउट नहीं पकड़ा गया तो 21 में जो तुमने वैल्यूएशन किया दैट इज फुल एंड फाइनल, नो एनी डाउट। अभी समझा? क्लियर हो गया? तो 21, 20, 21 एंड 22, तो 21 एंड 22 दोनों एक दूसरे के सबऑर्डिनेट है। आई बातें समझ में? कोई डाउट? चलिए, तो हमने सेक्शन नंबर 20 पढ़ लिया, 21 पढ़ लिया, अब क्या पढ़ेंगे बेटा? 22 भी पढ़ लिया, अब क्या पढ़ेंगे? 23। 23 का हेडिंग पढ़ो जरा। इंस्ट्रूमेंट रिजर्विंग इंटरेस्ट, यही लिखा हुआ है, इंस्ट्रूमेंट रिजर्विंग इंटरेस्ट। सेक्शन नंबर 23, इंस्ट्रूमेंट रिजर्विंग इंटरेस्ट। ठीक है, पहले इसको एग्जांपल समझाता हूं, ध्यान से सुनो। ए ने बी को लोन दिया। ए ने बी को क्या दिया है बेटा? लोन दिया है। तो ए ने बी को मान लेते हैं 10 लाख का लोन दिया, 10 lakhs का लोन दिया एट द रेट ऑफ 3% पर एनम इंटरेस्ट, 6% करते हैं, 6% पर एनम इंटरेस्ट। कितने सालों के लिए? 3 years के लिए।
ए ने क्या बोला, लोन तो दे रहा हूं लेकिन गारंटी के लिए कुछ तो रखना पड़ेगा, तो बी ने अपना फ्लैट गिरवी पे रख दिया, ठीक है। और जैसे ही ए वापस कर देगा पैसा, सॉरी जैसे ही बी वापस कर देगा पैसा, तो ए उसको उसका फ्लैट दे देगा। करेक्ट है। अब सुनो बेटा, लोन कितने का दिया गया है, 10 लाख का, तो ये तो लोन का प्रिंसिपल अमाउंट हो गया, और 10 लाख के ऊपर 6% का इंटरेस्ट है पर एनम, तो 10 लाख का 6% कितना आएगा बेटा, 60,000, और 3 सालों के लिए इंटरेस्ट कितना आ जाएगा, 1 लाख। ये मेरा इंटरेस्ट अमाउंट है। आपसे मेरा सवाल यह है कि जब हमने इस टाइप का इंस्ट्रूमेंट एग्जीक्यूट किया जहां पे हमने लोन लिया है, उसके ऊपर प्रिंसिपल अमाउंट और इंटरेस्ट भी है, तो सवाल यह है कि स्टैंप ड्यूटी इस प्रिंसिपल अमाउंट के ऊपर जाएगा या इंटरेस्ट के ऊपर जाएगा। 3 सवाल है मेरा आपसे, कि स्टैंप ड्यूटी 10 लाख के ऊपर जाएगा या फिर 1,80,000 के ऊपर जाएगा या फिर 11,80,000 के ऊपर जाएगा। मतलब 10 लाख प्रिंसिपल अमाउंट और 1,80,000 इंटरेस्ट। किसके ऊपर जाएगा, स्टैंप ड्यूटी किसके ऊपर जाएगा। ध्यान से देखो क्या लिखा हुआ है, इंस्ट्रूमेंट रिजर्विंग इंटरेस्ट। लॉ मेकर क्या बोल रहा है, पता कर तूने जो इंस्ट्रूमेंट बनाया उसका नेचर कैसा है। अगर तुमने जो इंस्ट्रूमेंट बनाया है उसमें कंपाउंडिंग इंटरेस्ट है, कंपाउंडिंग इंटरेस्ट का मतलब क्या होता है, प्रिंसिपल अमाउंट में इंटरेस्ट ऐड कर दिया जाएगा। तो अगर तुम्हारा जो इंस्ट्रूमेंट तुमने बनाया है उसमें तुमने ये लिखा है कि हर एक साल का जो इंटरेस्ट होगा हम प्रिंसिपल में ऐड कर देंगे, ठीक है, इसको क्या बोलेंगे, कंपाउंडिंग। तो लॉ मेकर क्या बोल रहा है कि अगर तुम्हारा कंपाउंडिंग है, अगर तुम्हारा कंपाउंडिंग है तो 11,80,000 के ऊपर, अगर कंपाउंडिंग नहीं है तो ओनली 10 लाख के ऊपर, मतलब इंटरेस्ट के ऊपर स्टैंप ड्यूटी नहीं जाता है। दिस इज सेक्शन नंबर 23। सेक्शन 23 क्या बोल रहा है कि अगर इंस्ट्रूमेंट में तुम्हारा इंटरेस्ट भी एडेड है तो पता करो इंस्ट्रूमेंट तुमने बनाया कैसे है। अगर कंपाउंडिंग है तो प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट के ऊपर स्टैंप ड्यूटी जाएगा, और अगर कंपाउंडिंग नहीं है तो ओनली किसके ऊपर जाएगा बेटा, प्रिंसिपल अमाउंट के ऊपर स्टैंप ड्यूटी जाएगा। ओनली किसके ऊपर जाएगा, प्रिंसिपल अमाउंट के ऊपर स्टैंप ड्यूटी जाएगा। करेक्ट है, कोई डाउट, पक्का। चलिए, तो ये है बेटा आपका सेक्शन नंबर 23। अभी पढ़ेंगे सेक्शन नंबर 23A। देखो हेडिंग क्या लिखा हुआ उसका, वैल्यूएशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट कनेक्टेड विथ प्लेज और मार्केटेबल सिक्योरिटी। तो हम प्लेज एंड मार्केटेबल सिक्योरिटी का वैल्यूएशन देख रहे हैं। ध्यान से देखना, ए ने बी को लोन दिया 10 लाख रुपए का और बी ने गोल्ड गिरवी पे रख दिया, बी ने गोल्ड गिरवी पे रख दिया। अब मुझे बताओ प्लेज हो रहा है नहीं हो रहा, अरे प्लेज मतलब बेटा गिरवी रखना, आर्टिकल को गिरवी रख के सामान लेना। फाउंडेशन नहीं पढ़ा है क्या, ग्रेजुएशन में बेटा प्लेज सिखाया जाता है, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। प्लेज, प्लेज का मतलब क्या होता है, गिरवी रखना। मोर्टगेज का मतलब भी गिरवी रखना होता है, लेकिन दोनों का डिफरेंस है। प्लेज रखा जाता है ओनली मूवेबल आर्टिकल पे और मोर्टगेज होती है इमूवेबल आर्टिकल पे। जैसे मुझे बिल्डिंग को गिरवी रखना है तो मोर्टगेज होगा, और मुझे अगर मान लो गोल्ड गिरवी रखना है, बाइक गिरवी रखना है, शेयर्स गिरवी रखना है, तो हम क्या बोलेंगे, इट्स अ प्लेज। ठीक है, तो सुनो, बी ने गोल्ड गिरवी पे रखा और 10 लाख का क्या ले लिया बेटा, लोन ले लिया। सवाल ये उठा कि सब मुझे बताओ, जब लोन दिया जाएगा और प्लेज क्रिएट होगा तो मुझे बताओ इंस्ट्रूमेंट ड्राफ्ट होगा, होगा नहीं होगा। अब इंस्ट्रूमेंट के ऊपर क्या जाएगी, स्टैंप ड्यूटी। पता है लॉ मेकर क्या बोल रहा है कि आपको स्टैंप ड्यूटी कौन से अमाउंट के ऊपर देना है, तो बोला इस अमाउंट के ऊपर, जितने का आपने लोन एग्जीक्यूट किया है। जितने का आपने क्या एग्जीक्यूट किया है बेटा, लोन एग्जीक्यूट किया है, तो उस लोन अमाउंट के ऊपर क्या देना पड़ेगा आपको, स्टैंप ड्यूटी पे करना पड़ेगा। ठीक है, ध्यान से। लेकिन लॉ मेकर क्या बोलता है, जितना सम एक्चुअली में आपका ड्यू है, तो मेरा यहां पे सम कितना ड्यू है, 10 लाख रुपए। 10 लाख रुपए जो मेरा ड्यू है उसके ऊपर क्या देना पड़ेगा, स्टैंप ड्यूटी। देखो सेंटेंस क्या लिखा है, स्टैंप ड्यूटी
Section 23A provides that when an instrument is given on occasion of deposit of any marketable security by way of money advance, by way of loan, it will be chargeable to duty as per the rate applicable to the agreement or memorandum of agreement appearing in the schedule 1. जितने का आपने एग्रीमेंट बनाया उस एग्रीमेंट अमाउंट के ऊपर आपको क्या देना पड़ेगा? स्टैंप ड्यूटी देना पड़ेगा. वेरी सिंपल. सेक्शन नंबर 23A. ये तब लगाना जब आपका प्लेज और मार्केटेबल सिक्योरिटी का केस हो, तब ये वाला पैरामीटर लगाना. प्लेज का केस हो, ठीक है, याद रहेगा. चलिए अब आते बेटा 24. दैट इज मोस्ट डेंजर. सेक्शन नंबर 24. अब इसको मैं पूरा एग्जांपल में समझाऊंगा. सेक्शन नंबर 24. सेक्शन नंबर 24 देखो हेडिंग क्या लिखा हुआ है. वैल्यू इन केस ऑफ ट्रांसफर इन कंसिडरेशन ऑफ डेट. क्या लिखा हुआ है? वैल्यूएशन इन केस ऑफ ट्रांसफर इन कंसिडरेशन ऑफ डेट. ठीक है, समझो. अब पूरा एग्जांपल, 3 एग्जांपल दूंगा इसमें. पहला एग्जांपल बेटा, ए ने बी से लोन लिया 40 lakhs का एट द रेट ऑफ 10% पर एनम इंटरेस्ट फॉर 3 years. ठीक है. ए ने बी को अपनी फ्लैट kept as mortgage. ठीक है. अब हुआ क्या, ए ने पैसे लिए 3 सालों के लिए. ए पेमेंट नहीं कर पाया. 3 साल बाद. तो ए जो है बी के पास गया और क्या बोला कि सर आप मुझे 10 लाख रुपए और दे दीजिए. ठीक है, एडिशनल 10 लाख लिया और अपनी पूरी की पूरी फ्लैट ही बी को दे दिया. समझा? देखो क्या हो रहा है. वैल्यूएशन इन केस ऑफ ट्रांसफर कंसिडरेशन ऑफ डेट. डेट कितना था? 40 लाख का. 40 लाख वो नहीं पे कर पाया तो पूरी फ्लैट दे दी और 10 लाख रुपए और ले लिए. आपको मुझे बताना है कि क्या ये ट्रांसफर हुआ? अब बोलोगे हाँ सर फ्लैट तो गई. फ्लैट गया मतलब सेल डीड बनेगा, वो इंस्ट्रूमेंट का सेफ ले लेगा. अब मुझे बताओ वैल्यू, कौन से वैल्यू के ऊपर स्टैम्प ड्यूटी जाएगा? कौन से वैल्यू के ऊपर स्टैम्प ड्यूटी जाएगा? मुझे बताओ. लोन कितने का था? 40 लाख का. तूने एडिशनल कितना ले लिया? इसका मतलब क्या, फ्लैट की कॉस्ट कितनी मानी जाएगी? 50 लाख. तो स्टैम्प ड्यूटी कितने के ऊपर जाएगा? 50 lakhs के ऊपर. आ रही है बातें समझ में? क्योंकि आपने क्या किया, फ्लैट दे दिया इन कंसिडरेशन ऑफ डेट. जो आपने डेट लिया था वो नहीं पे कर पा रहे हो तो उसके बदले में आपने क्या दे दिया? फ्लैट ही दे दिया. तो हम क्या मान लेंगे? फ्लैट का सेल प्राइस कितना? 50 lakhs. उसके ऊपर क्या जाएगा? स्टैंप ड्यूटी. आया समझ में? पक्का? अब सुनो, यहां पे बेटा क्या था, अब इसी में दूसरा एग्जांपल ऐड कर रहा हूं. यहां पे क्या था आपका? 10% इंटरेस्ट पर एनम. ठीक है. तो बेटा मुझे बताओ 40 lakhs का है, 10% पर एनम यानी 1 साल का इंटरेस्ट कितना होगा? 1,20,000. ये एग्जांपल नंबर 2 है बेटा. 1,20,000. तो 3 साल का कितना हो जाएगा? 3,60,000. मान लो ए ने अभी तक ये 3 लाख यानी पर एनम जो इंटरेस्ट था वो भी नहीं पे किया था. तो अब बताओ, अब बेटा स्टैम्प ड्यूटी कितने के ऊपर? सर 40 लाख तूने लोन लिया था, 10 लाख रुपए तूने प्रॉपर्टी एग्जीक्यूशन के टाइम में ले लिया और 3,60,000 रुपए का तेरा क्या बाकी है? इंटरेस्ट. तो अब फ्लैट की वैल्यू कितनी? 53,60,000. इसके ऊपर तुम्हें क्या देना पड़ेगा? स्टैंप ड्यूटी. मैंने एग्जांपल नंबर 2 में समझाया क्या कि अगर तुम्हारा इंटरेस्ट आउटस्टैंडिंग है तो दैट विल ऑल्सो बिकम द पार्ट ऑफ कंसिडरेशन. और इंटरेस्ट अगर पेड है
तो वो कंसिडरेशन का पार्ट नहीं बनेगा। इंटरेस्ट क्या था, आउटस्टैंडिंग था ना, अभी तक मैंने इंटरेस्ट पे नहीं किया, देन इंटरेस्ट विल आल्सो बिकम द पार्ट ऑफ कंसिडरेशन। आपको 53,60,000 के ऊपर स्टैम्प ड्यूटी पे करना पड़ेगा। दिस इज एग्जांपल नंबर 2। समझा सबको, क्लियर हुआ? तो देखो पहले एग्जांपल में मैंने क्या बोला, डेट अमाउंट प्लस एडिशनल अमाउंट विल बिकम द वैल्यू एंड उसके ऊपर स्टैम्प ड्यूटी। अगर आपका इंटरेस्ट आउटस्टैंडिंग है तो इंटरेस्ट भी कंसिडरेशन का पार्ट हो जाएगा, इसके ऊपर स्टैम्प ड्यूटी जाएगा। दोनों एग्जांपल क्लियर, इसमें कोई डाउट? थर्ड एग्जांपल ध्यान से, इस एग्जांपल में थोड़ा सा बदलाव करूंगा। एग्जांपल नंबर थर्ड, ध्यान से देखना। ए ने बी से 40 लाख का लोन लिया और ए ने बी के फेवर में अपनी 90 लाख की फ्लैट गिरवी पे रखा। लोन कितने का लिया था? 40 लाख का, और 90 लाख का फ्लैट उसने गिरवी पे रख दिया था। ठीक है, अब ए जो है पैसा नहीं दे पा रहा है, तो प्रॉपर्टी ट्रांसफर उसने कर दिया। ठीक है, और ट्रांसफर करने के टाइम में 30 लाख उसने और ले लिए। ठीक है, आप मुझे बताओ स्टैंप ड्यूटी कितने अमाउंट के ऊपर, 40 लाख या 40 प्लस 30 70 लाख के ऊपर, या फिर 40 लाख प्लस 90 लाख प्लस 30 लाख, 1,60 लाख के ऊपर? जल्दी बताओ स्टैंप ड्यूटी कौन से अमाउंट के ऊपर? क्वेश्चन ये था मेरा, 90 लाख की फ्लैट को गिरवी रख के 40 लाख का लोन लिया गया है, 90 लाख की फ्लैट को गिरवी रख के 40 लाख का लोन लिया गया है, और जब वो पैसा नहीं पे कर पाया तो उसने 90 लाख वाला पूरा फ्लैट दे दिया और 30 लाख उससे और ले लिया। स्टैंप ड्यूटी कौन से अमाउंट के ऊपर? अब बोलोगे सर 40 लाख प्लस 90 लाख प्लस 30 लाख, यही ना? कितने बच्चे ऐसा बोल रहे हो? रॉन्ग। वो बेटा जरा ध्यान से सुन, क्या बोला मैंने? 90 लाख की प्रॉपर्टी को गिरवी रख के 40 लाख का लोन लिया गया है, तो बेटा फ्लैट की वैल्यू ही कितनी है? अब बाद में तूने फ्लैट ही दे दिया ना उसको, तो कितने पे लगेगा? 90 पे। कितने पे लगेगा? 90 पे। ठीक है, वो एक अलग बात है, हम एग्रीमेंट में झोल करके 80 ही दिखा दे, 40 ये और 30 वो, 70 का ही एग्रीमेंट बना ले, तो वो एक अलग बात है। लेकिन फ्लैट की कॉस्ट कितनी है? सेल प्राइस कितना मानेंगे हम? 90, और उसके ऊपर क्या जाएगा? स्टैंप ड्यूटी। और अगर मान लो इंटरेस्ट आउटस्टैंडिंग रहा तो 90 में इंटरेस्ट ऐड कर देना, 90 में इंटरेस्ट ऐड कर देना। सर इंटरेस्ट एडवांस में मंगा लिया है तो कुछ नहीं करना, 90 लाख के ऊपर एडवांस स्टैंप ड्यूटी। समझा? ये क्वेश्चन तो पक्का आता है एग्जाम में, 24 से एक क्वेश्चन तो बनाएगा ही बनाएगा। डेंजर सेक्शन है ये, समझ में आ गया बेटा? सेक्शन नंबर 24। तो ये हमारा चिंदी सा सेक्शन था, सेक्शन नंबर 24 ओवर। क्लियर? अब बाकी बस बेटा हलवा है, अब कुछ नहीं है। 24 तक ही थोड़ा टफ था, अब हौला सब है। आ जाओ सेक्शन नंबर 25। सेक्शन नंबर 25, वहां पे देखो क्या लिखा? वैल्यूएशन इन केस ऑफ एन्युटी। वैल्यूएशन इन केस ऑफ एन्युटी। तो सेक्शन नंबर 25 जो है बेटा, वो डील करता है वैल्यूएशन इन केस ऑफ एन्युटी। पहले ये बताओ, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एन्युटी? वैल्यूएशन इन केस ऑफ एन्युटी क्या मतलब होता है? कोई भी ऐसा थिंग जो अपन को फ्यूचर में मिलने वाला है, उसको हम क्या बोलते हैं बेटा? एन्युटी। फ्यूचर में मिलने वाला उसको हम क्या बोलते हैं? एन्युटी। तो देखो यहां पे आपको 3 अलग अलग बातें लिखी हुई है, ध्यान से देखो क्या लिखा हुआ है। वेयर द पीरियड ऑफ एन्युटी इज डेफिनिट। अगर तुम्हारा एन्युटी मतलब इंस्टॉलमेंट अमाउंट अगर तुम्हारा फिक्स है, इंस्टॉलमेंट अमाउंट तुम्हारा फिक्स है, तो पहला पॉइंट
इफ यू हैव अ फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट, ठीक है, तो जो भी तुम्हारा फिक्स इंस्टॉलमेंट है उसको मल्टीप्लाई कर दो नंबर ऑफ पीरियड से। जैसे मान लो मेरा इंस्टॉलमेंट 10,000 का है, मेरा नंबर ऑफ पीरियड 20 ईयर्स है, तो 10,000 मल्टीप्लाइड बाय 20 ईयर्स, कितना अमाउंट हो गया बेटा? 2 लाख। इसके ऊपर हम क्या लगा देंगे? स्टैंप ड्यूटी। ठीक है। सेकंड पॉइंट ध्यान से देखो क्या लिखा हुआ है, वेयर द एन्युटी इज पेबल फॉर एन इंडेफिनिट पीरियड और द टाइम और परपेचुइटी, टोटल अमाउंट पेबल विद इन 20 ईयर्स। मतलब क्या सेकंड में क्या है तुम्हारा? इंस्टॉलमेंट अमाउंट तो फिक्स्ड है बट क्या फिक्स नहीं है? पीरियड नॉट फिक्स्ड। ठीक है, तो क्या लेना है तुम्हें? जो भी तुम्हारा इंस्टॉलमेंट अमाउंट है, मैंने एग्जांपल लिया 10,000 मल्टीप्लाइड बाय ओनली 20 ईयर्स तक का पीरियड। कितने साल का? सिर्फ 20 ईयर्स। समझ में आ रहा नहीं आ रहा? ठीक है, उसमें देखो आगे और भी लिखा हुआ है, टोटल अमाउंट पेबल विद इन 20 ईयर्स फ्रॉम द डेट ऑफ फर्स्ट पेमेंट विल बी कंसीडर्ड। However, such indefinite period should not be based on the life of a person. तुम्हारी पूरी डेथ लाइफ तक नहीं होनी चाहिए। और थर्ड क्या बोलता है कि अगर तुम्हारी पूरी लाइफ तक है, लाइफ पे बेस है, तो सिंपल फिक्स इंस्टॉलमेंट मल्टीप्लाइड बाय 12 ईयर्स, पहले 12 साल। ठीक है, देखो सिंपल वर्ड में, अगर तुम्हारा फिक्स इंस्टॉलमेंट है और पीरियड भी फिक्स है तो इंस्टॉलमेंट मल्टीप्लाइड बाय पीरियड, उसके ऊपर स्टैम्प ड्यूटी। अगर इंस्टॉलमेंट तो फिक्स है बट पीरियड फिक्स नहीं है, बट लाइफ पे डिपेंडेंट नहीं है, तो अप टू 20 ईयर्स तक का ईएमआई। और अगर तुम्हारा लाइफ पे डिपेंडेंट है तो 12 साल का ईएमआई के ऊपर क्या देना पड़ेगा तुम्हें? स्टैंप ड्यूटी। आ रही है बातें समझ में? वेरी सिंपल। ये आपका सेक्शन नंबर 25, वैल्यूएशन इन केस ऑफ एन्युटी। याद हो गया? बताओ, फिक्स इंस्टॉलमेंट, फिक्स पीरियड, तो मल्टीप्लाइड इंस्टॉलमेंट मल्टीप्लाइड बाय पीरियड, फिक्स इंस्टॉलमेंट बट पीरियड नॉट फिक्स तो 20 ईयर्स, फिक्स इंस्टॉलमेंट बट पीरियड नॉट फिक्स एंड इट इज टिल द लाइफ, तो अप टू ओनली 12 ईयर्स, क्लियर है? चलिए अब आते हैं सेक्शन नंबर 26 के ऊपर। ठीक है, देखो हेडिंग क्या लिखा हुआ है, वैल्यूएशन इन केस ऑफ सब्जेक्ट मैटर इज इनडिटरमिनेबल। Valuation where subject matter is indeterminable। वैल्यूएशन वेयर सब्जेक्ट मैटर इज इनडिटरमिनेबल। एक बात मुझे बताओ बेटा, जब तेरा मैटर ही तुझे नहीं पता तो कैसे निकाल पाएगा वैल्यू? तो कहाँ जाना पड़ेगा? स्टैम्प कलेक्टर के पास, वो आपको वैल्यूएशन करके बताएगा। तो इसमें सिंपल, अगर तुम्हारा सब्जेक्ट मैटर इनडिटरमिनेबल है, तुम्हें वैल्यूएशन निकालना नहीं आता, तो तुम किसकी हेल्प लोगे? स्टैम्प कलेक्टर की, स्टैम्प अथॉरिटी के डिपार्टमेंट का। उनको बोलूंगा कि सर आप मुझे बता दो कौन से वैल्यू के ऊपर मुझे क्या देना है? स्टैम्प ड्यूटी, क्योंकि मुझे तो पता ही नहीं चल रहा कि कौन से वैल्यू। मैंने सारे सेक्शंस पढ़े लेकिन मैं फाइंड आउट नहीं कर पा रहा हूं। तो सेक्शन नंबर 26 क्या बोलता है? सिंपल, किसके पास चले जाओ बेटा? डिपार्टमेंट आपको बताएगा कि कौन से वैल्यू के ऊपर आपको स्टैम्प ड्यूटी देना है। सेक्शन 27 अगेन वेरी सिंपल। ये क्या बोलता है? जब भी आपको इंस्ट्रूमेंट एग्जीक्यूट करोगे, उस इंस्ट्रूमेंट से रिलेटेड ईच एंड एवरी बातें आपको दिखानी है। इंस्ट्रूमेंट में एवरीथिंग क्लियरली मेंशन होना चाहिए, कुछ भी चीज ऐसा ना हो कि आप नहीं दिखाओगे। एवरीथिंग क्लियरली क्या होना चाहिए? मेंशन होना चाहिए। जब तक वो सारी चीजें आपकी मेंशन नहीं होगी, जो आप करोगे वो क्या माना जाएगा? इनवैलिड माना जाएगा। तो आप जब इंस्ट्रूमेंट बनाओगे तो क्या टर्म्स एंड कंडीशन है, क्या रेट रहेगा, ये सब आपको कहां दिखाना पड़ेगा? उसमें दिखाना पड़ेगा। नहीं दिखाया तो क्या माना जाएगा? वो इनवैलिड। क्लियर है? लास्ट बेटा सेक्शन नंबर 28, अपोर्शनमेंट। ठीक है, इसके ऊपर भी एग्जाम में बेटा प्रैक्टिकल सम पूछता है। सेक्शन नंबर 28, इसको अगेन एग्जांपल समझाता हूं तो ही आपको ये समझ में आएगा। मान लो मिस्टर बी एक पर्सन है, ठीक है, जिसके पास
एक बंगलो है, बंगलो है, क्या कर रहे हो? मिस्टर बी क्या है बेटा? एक पर्सन है जिसके पास क्या है? एक बंगलो है। मिस्टर बी के 4 चाइल्ड हैं, ठीक है, और उस बंगलो में मान लो ओनली 2 रूम्स है, तो बेटा बच्चों के लिए प्रॉब्लम होगी, ठीक है। अब मिस्टर बी के पास इतना पैसा भी नहीं है कि वो नई जमीन या उसके ऊपर और भी कुछ कंस्ट्रक्ट कर दे, ठीक है। तो मिस्टर बी के पास एक बंदा आया, अपना अनिकेत। ये है कौन? बिल्डर। ये कौन? बिल्डर है, प्रॉपर्टी बनाता। अनिकेत मिस्टर बी के पास गया, ठीक है, और मिस्टर बी को एक ऑफर दिया कि सर आप अपना ये बंगलो का जमीन मुझे दे दीजिए, ठीक है। इस जमीन के ऊपर मैं 19 टावर्स की 19 स्टोरी की टावर बनाऊंगा, 19 स्टोरी की क्या बनाऊंगा? टावर बनाऊंगा, और एक एक फ्लोर पे मेरे टोटल 6 फ्लैट्स होंगे, ठीक है। तो आपको मैं एक फ्लोर पूरा दे दूंगा, एक फ्लोर में आपको पूरा दे दूंगा, तो आपकी रिक्वायरमेंट पूरी हो जाएगी, ठीक है। अगर आप ज्यादा बोल रहे हो तो ठीक है, मैं 2 फ्लोर पूरा दे दूंगा, यानी 12 फ्लैट्स आपके, और बाकी का जो मेरा 17 फ्लोर बच गया वो मैं अपना सेल कर लूंगा। ऐसा ऑफर लेके कौन गया? अनिकेत गया, ठीक है। अब मिस्टर बी को लगा कि ऑफर तो सही है, अपन के पास तो वैसे ही पैसे नहीं है बनाने के लिए, ठीक है, हम अपना लैंड इनको दे देते हैं। तो अनिकेत के पापा ने मिस्टर बी ने वो बंगलो इनको दे दिया, अनिकेत को दे दिया, ठीक है। मान लेते हैं उस बंगलो की कॉस्ट उस टाइम बेटा 20 CR थी, 20 करोड़ थी। अब अनिकेत को क्या वो बंगलो चाहिए था? अनिकेत को तो क्या चाहिए था? जहां पे बंगलो बनी हुई वहां की जमीन चाहिए थी। तो अनिकेत को जमीन कितने में मिल गई? ओनली 20 करोड़ में मिल गई, क्योंकि 20 करोड़ की थी। अब अनिकेत को कुछ देना थोड़ी पड़ रहा है, लेकिन फिर भी अनिकेत क्या बोलेगा? भाई 20 करोड़ की तो मेरी लैंड है ना, क्योंकि बंगलो की कॉस्ट कितनी थी? 20 करोड़, ठीक है। अब अनिकेत ने उसके ऊपर बेटा फ्लैट्स बना दिए, 19 स्टोरी की बिल्डिंग बना दी, करेक्ट है। अब उसमें से 12 फ्लैट्स किसको दे दिए? इसको। अब इमेजिन करो, अगर अनिकेत एक फ्लैट 1 करोड़ में बेच रहा है, एक फ्लैट अनिकेत मान लो अगर एक फ्लैट 1 करोड़ में बेच रहा है, ठीक है। कितने फ्लैट दिए बेटा उसने? 12 फ्लैट दिए, तो इसका मतलब क्या हो गया? 12 करोड़ का उसने फ्लैट दिया। 12 करोड़ का क्या दिया बेटा? फ्लैट दिया। 1 करोड़, अगर एक फ्लैट 1 करोड़ बेच रहा है, तो एक बात मुझे बताओ बेटा, मिस्टर बी ने जो लैंड दी थी वो कितने की? 20 को मार्केट वैल्यू, क्योंकि उस टाइम तो कोई ट्रांजेक्शन नहीं हुआ, लेकिन लैंड तो गया ना, राइट ट्रांसफर हुआ, मतलब इंस्ट्रूमेंट एग्जीक्यूट हुआ, और उसके बाद उसी लैंड के ऊपर कंस्ट्रक्शन हुआ, और फिर बिल्डिंग दिए गए, फिर बिल्डिंग दिया गया। अब उस बिल्डिंग की कॉस्ट कितनी, मतलब फ्लैट की कॉस्ट कितनी? 12 करोड़, ठीक है। एक बात मुझे बताओ, ये तो इन कंसिडरेशन ऑफ दिस है ना, ये दिया तभी तो ये मिला। तो मुझे बताओ, जितना इसका स्टैम्प ड्यूटी बनता है वो हम क्या कर लेंगे? एडजस्ट कर लेंगे। मान लो इसकी वैल्यू थोड़ी कम कर देता हूं, ये मान लो 2 करोड़ की थी, ठीक है, और मिली कितने की? 12 करोड़ की। ये 2 करोड़ की थी और मिली कितने की? 12 करोड़ की। तो बेटा 2 करोड़ तो यहां से लेस कर देंगे ना, वैल्यू कितनी? ओनली 10 करोड़। तो स्टैम्प ड्यूटी कितने के ऊपर जाएगा? 10 करोड़ के ऊपर। यानी कहने का मतलब क्या है कि पहले जो आपने ट्रांजैक्शन किया था उसके ऊपर जो स्टैम्प ड्यूटी ऑलरेडी पेड था वो क्या कर दिया जाएगा? लेस। क्यों? क्योंकि बेटा ये इन कंसिडरेशन ऑफ दिस है, इन कंसिडरेशन ऑफ दिस है। दिस इज सेक्शन नंबर 28 ऑफ इंडियन स्टैम्प टैक्स, अपॉर्शनमेंट ऑफ स्टैम्प ड्यूटी। आ रही है बातें समझ में या नहीं? पक्का। पूरे 20 से लेके 28 में कौन से सेक्शंस इंपॉर्टेंट है जो सबसे ज्यादा एग्जाम में आते हैं? 20, 21, 22, 23, 24, 28। ये सेक्शंस मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम, सबसे ज्यादा प्रैक्टिकल क्वेश्चंस यहीं से आपको बना के पूछेगा। आ रही है बातें समझ में? पक्का। तो
तो ये बेटा हमारा खत्म हो गया वैल्यूएशन ऑफ स्टैंप ड्यूटी।